हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको लास्ट लेक्चर बताया था, यहाँ से आने वाले वीडियोस में हमारी जो स्टडी होने वाली है वो प्योर न्यूमेरिकल अप्रोच पे बेस्ड होगी। यानी अब हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस ज़्यादा करेंगे। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पिछले 8-9 लेक्चर्स में हमने आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी बताया, तो अब थोड़ी थ्योरी को कम करेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल ज़्यादा करेंगे। आपके सामने बोर्ड पे टॉपिक लिखा हुआ है मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आते हैं। यानी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इसको अच्छे से समझना है और इजी भी है। यह चीज़ हर स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा खास कॉन्सेप्ट नहीं है। और हमने आपको कहा भी था कि आप अपना इंटीग्रेशन, वेक्टर और क्लास 11th की मैकेनिक्स, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, थोड़ा बहुत फ्री बॉडी डायग्राम आता है, वो सब कुछ आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने में आपको आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन जो लिया गया है वो एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज का है और किसी स्टूडेंट ने मैसेज करके ये क्वेश्चन पूछा भी था कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन बोर्ड पे हमने लिख दिया है, पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.33। लेकिन इस क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लेक्चर नंबर 7 में आपको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था, थोड़ा वो आपको हम रिकॉल करा देते हैं क्योंकि वो यहाँ पे काम आने वाला है। उसी फॉर्मूला का यूज करके ये क्वेश्चन बनेगा। याद करो, हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने 2 चार्जेस का जिक्र किया था, एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज। और हमने आपको ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्रिएट किया जाता है सोर्स चार्ज के द्वारा, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज आता है। तो सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके रखता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स लगता है। आपको अगर याद ना हो तो आपने कुछ ऐसा डायग्राम वहां पे देखा था, Q हमारा सोर्स चार्ज था और इससे R डिस्टेंस पर, R दूरी पर हमने एक टेस्ट चार्ज लिया था और हमने कहा था कि ये सोर्स चार्ज अपने अगल बगल फील्ड क्रिएट करके रखता है। ये फील्ड, इस सोर्स चार्ज ने अपने अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करके रखी हुई है और उसमें अगर ये टेस्ट चार्ज आ गया तो इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा। और फोर्स कितना लगेगा? फॉर्मूला आपको तो पता था, फोर्स बराबर फॉर्मूला था जो टेस्ट चार्ज आया उसका मैग्नीट्यूड Q और इसने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया उसकी इंटेंसिटी यानी कि E। तो ये फॉर्मूला आपको पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है। जिन्होंने इस फॉर्मूला को पहला बार देखा है वो जाकर लेक्चर नंबर 7 में इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो उनको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। यहाँ समझना जरूरी ये है, E जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सोर्स चार्ज के द्वारा क्रिएट किया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने क्रिएट किया? सोर्स चार्ज ने। और फोर्स लगा किस पे? तो टेस्ट चार्ज पे, जो उसके फील्ड में आया उस पे। हमने वहां पे ये भी बताया था कि टेस्ट चार्ज अगर ना दिया हो तो +1 कूलम एज्यूम करके काम करेंगे और अगर दे दिया हो तो फिर आप उसी को लेकर के आगे कैलकुलेशन करना। इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि टेस्ट चार्ज आपको दिया हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ होगा, तो आप फोर्स निकालोगे Q × E। 2 बातें और मैंने वहां पे बताई थी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कि अगर ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हुआ, अगर ये टेस्ट चार्ज क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, तो फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा रिलेशन आएगा? पॉजिटिव, यानी फोर्स उधर ही लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर ये मान लीजिए टेस्ट चार्ज नेगेटिव हुआ तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा तो फोर्स उल्टा लगेगा नीचे। तो इन सारी बातों को दिमाग में रखते हुए हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये रिकॉल कराने की वजह यही थी क्योंकि इस क्वेश्चन में इस सारी बातों का यूज होने वाला है। तो पहले इसको मिटाते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग डायग्राम बनाते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसको ढंग से पढ़ना और जो भी ये कह रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डायग्राम बनाना। देखिए क्वेश्चन में क्या है, हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कभी कभी समझ में नहीं आता है क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करें या क्वेश्चन क्या रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन समझ में ही नहीं आए। तो क्वेश्चन को समझने के लिए बेहतर ये है कि आप उसको लाइन वाइज ढंग से पढ़िए और जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाते चलो, आपका आधा काम ऐसे ही हो जाएगा और आपको दिख जाएगा क्वेश्चन को कहां से इनिशिएट करना है, कैसे आगे लेकर जाना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास उसने दे दिया m। चलिए एंड चार्ज -Q आ गया। देखिए चार्ज कितना है? नेगेटिव। चार्ज कितना नेगेटिव? अभी हमने कहा था कि टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इंटर्स, प्रवेश करता है, इंटर्स द रीजन बिटवीन द 2 चार्ज्ड प्लेट्स। वो इंटर किया, प्रवेश किया किसमें? 2 चार्ज्ड प्लेट के बीच में। 2 प्लेट,
एक हाथ ये प्लेट, दूसरा हाथ ये, दो प्लेट, इन दोनों प्लेट के बीच में वो क्या किया, इंटर किया, ठीक है। इनिशियली मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, शुरू में किधर मूव कर रहा है, एक्स के अलोंग यानी हॉरिजॉन्टली, विथ स्पीड वी एक्स। जब उसने इतनी बात कह दी तो इन दो लाइन को ध्यान में रखते हुए अब हमारा डायग्राम यहां से तैयार होना शुरू हो जाएगा। देखो डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो दो प्लेट की बात कह रहा है क्वेश्चन में, तो पहले दो प्लेट बना लेते हैं। चलिए एक प्लेट रहा ये रहा पहला प्लेट, मान लेते हैं ये है पॉजिटिव, इस प्लेट पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। और ये रहा दूसरा प्लेट, इस पे कैसा चार्ज मान ले, नेगेटिव। देखो प्लस और माइनस हमने इसलिए लिया ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस दिखाने में आसानी हो जाए। तो देखिए आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां होती है, प्लस से रेडियली आउटवर्ड, माइनस से रेडियली इनवर्ड। इसका मतलब प्लस से आउट होगा, माइनस में इन होगा, कंडक्टिंग प्लेट से। और हमने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो नॉर्मली होता है, 90 डिग्री का होता है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो नॉर्मली होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिएगा अच्छे से, प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 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 प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हमने दिखा दिया, ये क्या है सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ई वेक्टर। ओके, ये हो गया दोनों प्लेट के बीच का रीजन, ये ऊपर वाला प्लेट, ये नीचे वाला प्लेट। अब एक चार्ज जो है वो इसमें इंटर करता है, किधर, किस एक्सिस के अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये मान लीजिए हमारा ओरिजिन है और ये रहा हमारा एक्स डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि ये रहा हमारा एक्स डायरेक्शन। और उसने कह दिया है एक चार्ज है, चलिए ये रहा पॉइंट चार्ज हमारा, चार्ज कितना है भाई, माइनस क्यू, याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज है। और इस पे मास कितना है, m, ये भी ध्यान रखिए, मास कितना है, m। चार्ज कैसा है तो नेगेटिव। और ये शुरू में क्वेश्चन खुद कह रहा है इनिशियली मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, किधर जा रहा है, एक्स की ओर। ये रहा इसका इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, देखो जिधर x उधर ही इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, vx। सवाल में खुद ही बोला है कितना है, vx। यानी जैसे ही इस रीजन में इंटर हुआ, जाना चाह रहा था एक्स एक्सिस के लोग, ठीक है। द लेंथ ऑफ प्लेट इज l, लंबाई जो है ना प्लेट की यहां से यहां तक, ये उसने कह दिया कितना है, l। चलिए ये हमने बना दिया l। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E इज मेंटेन्ड बिटवीन द प्लेट्स, वो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। शो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, यही इंपॉर्टेंट चीज है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन of the particle at the far edge of the plate is QEL square upon 2mVx square। इस इक्वेशन का खुद में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर ये इक्वेशन आप डिराइव करना सीख जाते हैं, इसके एप्लीकेशन को अगर आप समझ जाते हो, तो आप बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में इससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का भी यूज होने वाला है, कैसे होता है देखते हैं। देखिए समझिएगा, ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, कहां चला, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये चार्ज सीधा चलता हुआ इस प्लेट को क्रॉस करके निकल जाएगा। सोचिए थोड़ा, चार्ज कैसा है, नेगेटिव। इस रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद है। और ये हो गया हमारा टेस्ट चार्ज, यहां मानने की जरूरत नहीं, टेस्ट चार्ज ने दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इन कर रहा है, वही टेस्ट चार्ज होता है। तो ये बताइए जैसे ये इन करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या लगेगा, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी हमने आपको बताया था F बराबर कितना फोर्स लगेगा इस पे, तो QE, कितना फोर्स लगेगा, QE। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि चार्ज हमारा नेगेटिव है। देखिए हो सकता है क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन कह देता, तो भी वहां हम लोग सेम नेगेटिव चार्ज लेके काम करते हैं। तो फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा डायरेक्शन हो गया, देखिए जरा यहाँ पे, नेगेटिव। क्लियरली दिख रहा है ना, F में और E में कैसा रिलेशन, नेगेटिव। यानी हमने अभी कहा था नेगेटिव साइन बता रहा है कि उस चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अपोजिट। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, प्लस से माइनस, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, तो वर्टिकली अपवर्ड। फोर्स किधर लगेगा, वर्टिकली
अपवर्ड, यानी समझो दो प्लेट है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड, एक चार्ज इसके अंदर चला, अंदर इंटर हुआ, अब ये सीधा नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा किधर? इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऊपर लगेगा, यानी इसका रास्ता सीधे नहीं होगा, अब ये ऊपर की ओर मूव करना शुरू करेगा। यानी देखो, कहने का मतलब ये है कि चार्ज सीधे नहीं जाएगा, चाहेगा सीधा जाना, लेकिन फोर्स लगेगा और ये कहां चला जाएगा? ऊपर। इसका ट्रेजेक्टरी, इसका रास्ता कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट नहीं रहेगा, कर्व हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कर्व। ये थोड़ा आप कर्व की तरह दिखाना इसको। रास्ता इनिशियल ये था अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन उधर जा नहीं पाया, फोर्स लगा। फोर्स किधर लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट ऊपर। कहां चलने लगा? ऊपर। ऊपर जाएगा तो इसका ओरिजिनल पाथ को छोड़ के वो अलग पाथ मेंटेन करेगा, यानी उसने अपने पाथ को छोड़ दिया। और जब वो इसके फार एज पर पहुंचा, यहां पर ये इसका फार एज, लास्ट एज, तो देखिए इसका ओरिजिनल रास्ता कौन सा था? अगर हम इसको ओरिजिन कह दे तो अलोंग ओ एक्स, लेकिन पहुंचा कहां? एम पर ना, पॉइंट एम कह देते हैं इसको, हम एम कह देते हैं, यानी इसको पहुंचना था पॉइंट एन पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, लेकिन पहुंचा कहां? एम पर, यानी इसका ये रहा वर्टिकल डिफ्लेक्शन, यानी ये अपने रास्ते से इतना डिफ्लेक्ट हो गया। ये जो आपको एरो दिख रहा है, इसने अपने रास्ते को कितना छोड़ा? रास्ता ये था अलोंग ओ एक्स, लेकिन अलोंग ओ एक्स ना जा करके ऐसे गया, ये मैथमेटिकली भी प्रूव हो जाएगा। अलोंग ओ एम, इस कर्व रास्ते पे वो चला गया, और जितना इसने अपने रास्ते को छोड़ा, इसी को कहेंगे वर्टिकल डिफ्लेक्शन। यानी एम से एन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिकल डिफ्लेक्शन। यही हमारा क्या है? और इसी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी, यही आपका डायग्राम। अब एक काम करते, इधर जब एक्स एक्सिस हुआ तो हम इधर मान लेते हैं वाई एक्सिस। क्या मान लेते हैं? वाई एक्सिस। तो एक्स भी आपको दिख रहा है, वाई भी आपको दिख रहा है, और ये जो पार्टिकल है वो ना एक्स पर है ना वाई पर है, वो एक्स वाई प्लेन में है, यानी इसका मोशन अब यूनिडायरेक्शनल नहीं है, एक लाइन पे नहीं है, दोनों डायरेक्शन में, एक्स में भी है और वाई में भी है। याद करो क्लास 11th का प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसा ही ना होता था। एक ऑब्जेक्ट होता था प्रोजेक्टाइल, जो कि किसमें मूव करता था? प्लेन में। तो हम लोग क्या करते थे? एक बार उसका एक्स मोशन पढ़ते थे अलग, फिर उसका वाई मोशन पढ़ते थे अलग। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट जो बताया गया वो लिखिए, और इस डायग्राम को क्लियरली अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। उसी वाई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और दिया हुआ कैलकुलेट मतलब ये प्रूफ करना है। वाई बराबर QEL² याद रखिएगा, ये प्रूफ करके आएगा। चलिए, आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया, डायग्राम समझ गए, चार्ज पार्टिकल का हमें डिफ्लेक्शन वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलिए, सबसे पहले इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना हो वो लिखते हैं। फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल, सभी को पता है, जस्ट हमने अभी फॉर्मूला बताया था, F बराबर वैल्यू कितनी होती है? माइनस QE। माइनस क्यों? क्योंकि चार्ज क्या है? नेगेटिव है। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाए और माइनस चार्ज के बजाय प्लस चार्ज हो, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर पॉजिटिव रहता तो ये प्लस होता, मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते, यानी ये चार्ज पार्टिकल जो ऊपर की ओर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट गया, नेगेटिव चार्ज होने के कारण, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में जाता, यानी उसका रास्ता ऐसे बनता, ऐसे आता और नीचे की ओर मूव कर जाता है। उसका ट्रैजेक्टरी ऐसे ड्रॉ करते इस तरीके से, नीचे इधर, ये जो कर्व ऐसे ऊपर बना है ना, वो कर्व हम नीचे बनाते, क्यों? क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होता। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तब, नेगेटिव है उसके हमने अपोजिट बना दिया। अगर हम मैग्नीट्यूड में बात करें, इन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में अगर बात करेंगे तो नेगेटिव हटा देंगे, फोर्स कितना लगेगा? F बराबर QE, और फोर्स लगा किधर है? फोर्स का डायरेक्शन किधर है? वर्टिकली अपवर्ड, तो वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड लिखिए, या आप अलोंग वाई एक्सिस लिखिए, बात क्या है? सेम है। फोर्स ऊपर लगा है तो एक्सेलरेशन भी ऊपर हो, सो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का एक्सीलरेशन यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? फोर्स बाई मास, फोर्स बाई मास, मास तो दे रखता है, यानी QE बटा M, जिधर फोर्स उधर ही एक्सीलरेशन। हमने कहा या तो आप वर्टिकली अपवर्ड लिखिए, या तो आप अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन लिखिए, बात आपका सेम।
या तो वर्टिकली अपवर्ड या अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। आप यहाँ फिगर में भी बना लीजिए भाई, एक्सीलरेशन का वैल्यू आ गया अपवर्ड। ठीक है, हमें एक्सीलरेशन मिल गया। अब हमें कैलकुलेट करना है ये y यानी कि मोशन ऑन y एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस। देखो इसको कैसे समझो, ये पार्टिकल जब O से M पर पहुंचा होगा, ऐसे कर्व को फॉलो करता हुआ O से M पर, तो देखो तो जरा x एक्सिस पे ये L दूरी तय करेगा। x एक्सिस पे कितना दूरी तय करेगा L, और y एक्सिस पे कितना दूरी करेगा y। y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा y, और x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा L। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं, हेंस डिस्प्लेसमेंट ऑन x एक्सिस, S फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑन x एक्सिस, बिल्कुल दिख रहा है कितना L, कितनी दूर तय करेगा वो दूरी L। और डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस वही डिफ्लेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस बोले या इसी को हम डिफ्लेक्शन बोले, sy इज इक्वल्स टू y। ठीक है, यानी अब हमारा जो मोशन है ना पार्टिकल का, वो दो एक्सिस पे हो गया, x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी। रिकॉल कीजिए क्लास 11 प्रोजेक्टाइल मोशन, हूबहू वही सिचुएशन यहाँ पे आ गई, इसीलिए हमने आपको कहा था कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन रिवाइज करके रखिएगा, यहाँ आसानी होगी। यानी अब मेरे पास सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है कि एक बार हम x एक्सिस पे मोशन पढ़ ले पार्टिकल का, और एक बार हम उसका y एक्सिस पे मोशन पढ़ ले, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व। आप इन सारी चीजों को नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई थी QE बटा m, वर्टिकली अपवर्ड, वो हमने फ्रेम करके उधर रख लिया, बाद में यूज करेंगे। हमने आपको ऑप्शन दिया, आप दोनों एक्सिस पे सेपरेटली मोशन को पढ़िए। चलिए सबसे पहले मोशन पढ़ते हैं, मोशन ऑन x एक्सिस। सबसे पहले किस पे चलते हैं, आपको हमने क्लास 11 में सिखाया था, या जिन्हें याद नहीं वो समझ लीजिएगा। मोशन ऑन x एक्सिस का मतलब आप सारे वेक्टर क्वांटिटीज का x एक्सिस पे कंपोनेंट देखिए हम लोग को फॉर्मूला पता है, एज वी नो डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। x एक्सिस है तो यहाँ पे सब जगह हम लोग क्या लगा देंगे नीचे x, sx ux ax, मतलब डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट और एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट। कंपोनेंट देखने सभी को आता है, हम यहाँ साइड में सबका कंपोनेंट लिख लेते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट sx की वैल्यू हमने अभी आपको बताई थी, कितना था L। डिस्प्लेसमेंट ऑन x एक्सिस कितना है L, जिसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं L। अब आइए ux, वेलोसिटी का x कंपोनेंट। तो देखिए तो जरा हमें ux निकालना है, तो कैसा होता है कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना वैल्यू दे रखा है Vx cos, किधर देखना है x की तरफ, तो देखो Vx भी उधर ही है और x भी उधर ही है, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, यानी वैल्यू कितना हो गया Vx। यानी हम इसको क्या लिखेंगे Vx इंटू टी प्लस हाफ इंटू, अब आते हैं एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट। तो देखिएगा जरा एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट क्या होगा। सबसे पहले हम क्या बोले, मैग्नीट्यूड लिखो वैल्यू, तो वैल्यू कितना है एक्सीलरेशन का QE बटा m, उसका क्या लिखो cos, और अब बनने वाला एंगल a का कितना एंगल देखेंगे x की ओर, तो हमने क्या बोला था a है वर्टिकली अपवर्ड y की तरफ, अब कंपोनेंट x की तरफ देख रहे हैं, एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, cos 90, यानी इसका पूरा वैल्यू क्या हो गया 0, यानी एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट क्या गया 0 इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ से L इक्वल्स टू क्या आ गया, तो L बराबर हो गया Vx इंटू टी, यही बचा, ये तो 0 हो गया। तो यहाँ से टाइम का वैल्यू निकाल लो, तो टाइम बराबर L बटा Vx, ये टाइम का वैल्यू आ गया। कभी कभी किसी क्वेश्चन में पूछ देता है पार्टिकल को यहाँ से लगने वाला टाइम निकालिए, तो यहाँ से यहाँ तक का प्लेट का लेंथ, अब बटा है उसका इनिशियल वेलोसिटी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। तो x एक्सिस पे मोशन हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना पड़ेगा y एक्सिस पे मोशन, यानी मोशन अलोंग y एक्सिस, यानी अब जितने भी वैल्यूज है सबका y कंपोनेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट का भी y कंपोनेंट, इसका भी y कंपोनेंट uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। हमने लिखा था अभी डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस, वही तो डिफ्लेक्शन यानी कि y। अब u का y कंपोनेंट, तो देखो पहले मैग्नीट्यूड यानी कि Vx cos, अब देखो Vx ने y के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है 90 डिग्री, तो वैल्यू कितना हो जाएगा Vx cos 90, यानी वैल्यू 0, यानी u का y कंपोनेंट 0 इंटू टी प्लस, अब आते हैं हाफ एक्सीलरेशन का y कंपोनेंट। तो देखिए तो जरा एक्सीलरेशन का y कंपोनेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड कितना है QE बटा m cos, अब एंगल देखना होगा a का y की ओर, तो a भी y की तरफ a ऑलरेडी है, तो y के साथ कितना एंगल बनाएगा 0, सेम डायरेक्शन है,
तो cos 0 कितना हो, यानी कि वैल्यू कितना हो गया QE बटा m, यानी कि एक्सीलरेशन का y कंपोनेंट हो गया QE बटा m, और टाइम आप लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ले हो, उसका स्क्वायर है टाइम का, तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर बाई Vx स्क्वायर, यहां से y इक्वल्स टू फाइनल इक्वेशन आ गया QE L स्क्वायर बाई 2m Vx स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू, इतना ही हमें कैलकुलेट करना था, यही आ गया डिफ्लेक्शन का वैल्यू। देखिए ये इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन तो आपको एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा, इसके आगे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन को करने के बाद ये समझ में आ गया कि क्लास 11 का प्रोजेक्टाइल मोशन के मैकेनिक्स कितना इंपॉर्टेंट है क्लास 12 में आकर के भी। यानी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में कहीं से क्वेश्चन आता है तो वो एक चैप्टर से नहीं आएगा, 2-3 चैप्टर को मिक्स करके आएगा। उसका एक बेहतर एग्जांपल है, देखिए इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट यूज किए, प्रोजेक्टाइल मोशन का भी कॉन्सेप्ट यूज किए, और वेक्टर तो खैर में जगह लगता ही है कंपोनेंट, तो आप इसे बेहतर तरीके से नोट कीजिए और इस वैल्यू को, ये जो फाइनल वैल्यू है इसको याद रखिएगा, आगे आने वाले क्वेश्चन में इसका यूज करके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसे नोट किया जाए। अभी अभी आप लोगों ने क्वेश्चन देखा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, उसी पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का ही है, क्वेश्चन नंबर 1.14 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अगर आपको पिछला क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया होगा तो आप इसका आंसर बहुत इजी वे में दे सकते हैं। देखिए कैसे वो पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है और कितना आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बस देखते ही आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन है, फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यहाँ पे 3 चार्ज पार्टिकल है, 1 ऐसे चला गया, दूसरा पार्टिकल ऐसे चला गया और तीसरा पार्टिकल नीचे आ गया। कहता है गिव द साइन, उनका साइन कैसा होगा, पार्टिकल्स पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, कैसे होंगे, सबसे पहले वो बताना है आपको। तो देखो बहुत आसान काम है, ऊपर प्लेट पॉजिटिव नीचे प्लेट नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से किधर होगा माइनस, प्लस से किधर होगा माइनस। अब देखो चार्ज नंबर 1 जो है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर गया, तो ये बताइए ये जो चार्ज होगा यहाँ पर ये कैसा होगा कि पॉजिटिव की तरफ चला गया, साइन बताना है। तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, किसका डिफ्लेक्शन ऊपर होगा, नेगेटिव को, यानी पहले का आंसर क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव खींचेगा। सेकंड भी किधर गया है, देखो प्लस की ओर ही अट्रैक्ट हुआ है, यानी इसका भी चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, इजिली बन गया। थर्ड वाले को देखो ऊपर नहीं गया, ये नीचे आया, नीचे यानी नेगेटिव प्लेट की ओर, नेगेटिव प्लेट की ओर, तो नेगेटिव प्लेट की ओर कौन आएगा, जिसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी थर्ड वाला आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। अभी हमने इससे पहले बताया भी था आपको, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें नेगेटिव चार्ज था, इसीलिए उसमें हमने डिफ्लेक्शन आपको ऊपर दिखाया था और हमने कहा था कि पॉजिटिव होगा तो डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, नीचे, नीचे की ओर मुड़ जाएगा, इनिशियल पाथ को वो छोड़ देगा। अब कहता है विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो देखिए अभी अभी आपने डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला प्रूफ किया था QEL स्क्वायर 2mVx स्क्वायर। तो मान लीजिए सबका इनिशियल वेलोसिटी सेम है और ये दूरी L है, तो इसमें क्या क्या कांस्टेंट हो जाएगा, तीनों के लिए सेम चीज क्या है, तीनों के लिए लेंथ सेम है, तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, सेम है, और तीनों के लिए वेलोसिटी भी क्या है, सेम है, और 2 तो कांस्टेंट है ही, तो क्या डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शन टू Q बटा M नहीं हो जाएगा। देखिए तो यही है ना, चार्ज बाई मास रेशियो। तो देखिए तो जरा, चार्ज बाई मास रेशियो इज प्रोपोर्शन टू डिफ्लेक्शन, कितना इजीली जान गया। देखिए यानी चार्ज और मास का जो रेशियो होगा वो डिफ्लेक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो बिल्कुल एकदम सीधा सा लॉजिक यहाँ पे लगा लीजिए कि जिसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा उसका चार्ज और मास का रेशियो भी क्या ज्यादा, एकदम एक लाइन में आंसर। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, देखो तो इसका डिफ्लेक्शन अपनी जगह से कितना हुआ है, कितना हुआ है। डिफ्लेक्शन जब भी देखना हो तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच देना, इसका डिफ्लेक्शन देखो तो ये है, इसका y1, इसका मान लो y2, तो आपको दिख रहा है y1 ज्यादा कि y2 ज्यादा। अब यहां से देखो तो जरा ये कि y3 ज्यादा, तो हमको दिख रहा है क्लियरली कि तीसरे पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ज्यादा है, उसने अपने रास्ते से ज्यादा डिविएट हुआ है, उसका पाथ ज्यादा मुड़ा है, यानी किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, तीसरे नंबर का। तो चार्ज बाई मास का रेशियो भी किसका ज्यादा होगा, तीसरे नंबर का। तो आप आसानी से क्वेश्चन को इसकी मदद से कर पाए, यही फायदा है अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखने का। हमने पहले आपको एक टफ क्वेश्चन सॉल्व करा दिया तो आसान क्वेश्चन और आसान लगने लगा, यानी आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। और देखो क्वेश्चन करने के बाद एक चीज फील हो गया होगा कि अगर क्लास 11 की प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट इजीली हमको सॉल्व हो जाता था उस समय,
या आता होगा अभी भी, आपको आना चाहिए भी। तो इन सब सवालों में कोई दम नहीं तो यही सब सवाल आपको बहुत टफ लगने लगेगा, तो लगेगा पता नहीं किस लेवल का क्वेश्चन है। लेवल यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको खुद अपना थोड़ा लेवल उठाना पड़ेगा। अगर आप अपना लेवल उठाओगे नहीं तो फिर फिजिक्स में आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ऐसा नहीं होगा कि हम बिल्कुल पुट एंड गेट क्वेश्चन आपको देंगे और आप सीधा फॉर्मूला पे रखें, उस लेवल में पढ़ के कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। आप इसे नोट कीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। फिर से एनसीईआरटी एडिशनल क्वेश्चन नंबर है 1.34, यानी एनसीईआरटी बुक का सबसे आखिरी क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने जो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था वो 1.33 था, ये है 1.34। क्वेश्चन कहता है सपोज दैट द पार्टिकल इन एक्सरसाइज 1.33, यानी कि पिछले क्वेश्चन का जो पार्टिकल था वो इज एन इलेक्ट्रॉन, यानी पिछले क्वेश्चन में जो माइनस क्यू था वो अब उसको इलेक्ट्रॉन कर दो, यानी कि नेगेटिव चार्ज फिक्स है। चलिए, इज एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी, इस बार वेलोसिटी की वैल्यू दी है उसने, यानी इस बार आपको न्यूमेरिकली उसे रख के सॉल्व करना पड़ेगा। इफ E बिटवीन द प्लेट सेपरेटेड बाय 0.5 सेंटीमीटर इज, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी दिया है। वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट, वेयर विल इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? अगर नहीं भी समझ में आया तो हम डायग्राम बना के पहले क्वेश्चन को समझाते हैं। देखिए, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। सभी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ठीक है। और इस दोनों प्लेट के बीच में पिछली बार हमने माइनस क्यू पार्टिकल को एक्स एक्सिस के लंब छोड़ दिया था। इस दफा वो माइनस क्यू कहता है कि इलेक्ट्रॉन, वो पार्टिकल कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन। इन दिस सिचुएशन द पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन है तो सीधी सी बात है, चार्ज तो नेगेटिव ही होना है। इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा। तो नेगेटिव होगा तो कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव प्लेट, यानी इसका डिफ्लेक्शन किधर होगा, प्लस की ओर, यानी वो सीधे नहीं जाएगा। इसे तुम वेलोसिटी दे भी दोगे vx एक्स एक्सिस के अराउंड, तो वो सीधे मूव नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स कहां लगेगा, ऊपर। नेगेटिव चार्ज है, फोर्स ऊपर लगेगा, तो इसका पाथ फिर से कैसा होने लगेगा, कर्व, ठीक है। पाथ कैसा होने लगेगा, कर्व। अब ये कहता है, समझना यहां पे अच्छे से, वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट, यही है ना ऊपर वाला प्लेट, यही हमारा कौन सा अपर प्लेट। कह रहा है वो इलेक्ट्रॉन अपर प्लेट को कहां पे टच करेगा, स्ट्राइक करेगा, टक्कर मारेगा। तो लो भाई, हम इसको मान लेते हैं कि जाकर के उसने यहां पे टक्कर मारा एट पॉइंट P। O से चला, ये मेरा y डायरेक्शन, ये मेरा x डायरेक्शन, वो O पॉइंट से चला और जहां जाके टक्कर मारा पॉइंट P पे, यानी इस बार बाहर नहीं निकला, वो प्लेट से बाहर नहीं हुआ, वो टकरा गया, उसका रास्ता तो कर्व हो गया, फोर्स ऊपर जाएगा, प्लेट से टकरा गया। कहता है कहां टकराया, यानी कि ओरिजिन से आपको यह दूरी, जहां वो टकराया ना, ये दूरी आपको पता करनी है, इसको हम कह देते हैं x। यही दूरी आपको पता करना है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर देखा जाए, पार्टिकल O से चला और P पे पहुंचा, तो देखिए तो जरा x एक्सिस पे कितनी दूरी तय की उसने। x एक्सिस पे ये दूरी OM, x एक्सिस पे कितना दूरी तय किया, OM, जो कि हमें फाइंड करना है। और y एक्सिस पे कितना दूरी तय करेगा, y एक्सिस पे वो कितना चला, PM। y एक्सिस पे तो यही चला ना, PM। अब आप देखिए यहां पे क्वेश्चन में कह रखा है प्लेट्स सेपरेटेड बाय 0.5 सेंटीमीटर। प्लेट्स के बीच का गैप कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। तो पूरा सेपरेशन जो है वो आपको दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है कि y का वैल्यू सेपरेशन से क्या हो जाएगा, आधा। यही इस क्वेश्चन का की पॉइंट है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इसी को पकड़ना है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन प्लेट पे स्ट्राइक करेगा तो y एक्सिस पे कितनी दूरी तय करेगा, दिख रहा है आपको फिगर में, y एक्सिस पे कितनी दूरी तय करेगा। तो जितना इसका गैप है, प्लेट सेपरेशन है, उसका आधा। यानी कि ये जो y की वैल्यू होगी ना इस केस में, वो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स बाई 2,
बाई 2। इट मीन्स y बिकम सेपरेशन कितना है 0.5 बाई 2 सेंटीमीटर। इस दफा y की वैल्यू आ गई 0.5 सेंटीमीटर। और पिछले क्वेश्चन से तो आप y बराबर वैल्यू जान रहे हैं ना, क्योंकि तब से हम लोग इसी पे तो बात कर रहे हैं। QEL स्क्वायर बाई 2mvx स्क्वायर, जहां पे Q चार्ज होता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, L होती है दूरी प्लेट्स की। तो पिछली दफा ये यहां से यहां गया था तो L लिए थे, इस दफा वही वैल्यू x है। देखो तो जरा L की वैल्यू क्या है हमारे पास x है, यानी हमें निकालना क्या है, पुट L बराबर x, और यही तो हमें निकालना। देखो तो जरा यहां से x बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको निकालना तो x है, L की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो x पे पावर हो जाएगा 2, यानी जो भी वैल्यू आएगा वो रूट में आएगा, यानी यहां से पुट L बराबर x, तो वैल्यू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। x इज इक्वल्स टू जो भी आएगा वो रूट में ही आएगा ना, पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा देखिए y इंटू 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो अगर आप रूट की इसको बाहर ले जाओगे तो वेलोसिटी इंटू एक्स बच जाएगा, रूट के बाहर लेके चले जाइए, और नीचे में क्या बच जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी कि ई, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे रखी हुई है, हमने अंडरलाइन किया हुआ है। क्या क्या चाहिए आपको, y का वैल्यू चाहिए, यानी कि y ये रहा 0.5 बाई 2 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लेना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रही 9.1 इंटू 10⁻², और वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे रहा 2 इंटू 10⁻6। इन सारी वैल्यूज को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, और उसके बाद आप इजीली इसको पहले कैलकुलेट करना। क्वेश्चन नंबर तो आपको पता ही, आप आंसर मैच कर सकते हैं, सारा काम कीजिए इसको। कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट के द्वारा पूछे गए थे एनसीईआरटी के ही, उनका सॉल्यूशन भी हम यहाँ बोर्ड पे आपको बता देते हैं। आपको एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही इन सवालों को देखा होगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मतलब जानना चाहिए, समझना चाहिए, ये तो काफी इम्पॉर्टेंट बात है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1.4 का बी पार्ट है। क्वेश्चन कहता है व्हाई कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्ज। देखो बॉडीज दो तरह की होती है, यहाँ लिखा है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक। वर्ड का मतलब समझना, माइक्रो एक है मैक्रो। देखो दोनों में डिफरेंस है, माइक्रो का मतलब वेरी स्मॉल, माइक्रो का मतलब वेरी स्मॉल, और मैक्रो का मतलब लार्ज साइज, लार्ज साइज। यानी वो कह रहा है कि आप जो प्रॉपर्टी पढ़ते थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हमने पढ़ाया था आपको, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच तक। जब चार्ज की साइज, जब चार्ज बहुत बड़े बॉडी पे आ जाता है तो फिर ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी जो है वहां पे फेल हो जाती है। तो देखो रीजन ये है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि जो भी चार्ज होता है Q बराबर वो प्लस माइनस NE के फॉर्म में होता है, ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जहाँ पे E क्या था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो आप ये बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, बहुत कम, बहुत कम। तो उस समय कहा यह गया था कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन लेना या देना होगा तो हम हमेशा 1E 2E 3E के फॉर्म में देंगे, हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं देंगे। तो ये चीज तभी तक एप्लीकेबल थी, साबित थी जब वैल्यू बहुत कम हो। देखो ऑलरेडी E का वैल्यू बहुत कम है, N का वैल्यू 1 से ले कुछ भी हो जाए, तो अगर E का वैल्यू बहुत कम है और ये छोटी बॉडी पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो वहां ये फिजिबल है। अगर मान लो मेरे पास बहुत कम चीज अवेलेबल हो, कोई चीज है जो बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में है, तो वहां ध्यान रख सकते हैं कि वहां से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो फर्क पड़ेगा उसको। जैसे मान लो एक छोटी सी बॉडी है, बहुत छोटी सी बॉडी, एकदम पॉइंट साइज बॉडी है, इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें या एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो इस बॉडी को फर्क पड़ेगा, क्योंकि बॉडी का साइज बहुत कम है। कुछ भी ऐड करना या उससे निकालना, उससे उसको फर्क पड़ सकता है। लेकिन जब बॉडी बहुत बड़ी हो जाएगी, लार्ज साइज बॉडी है एकदम, है ना, उसमें चार्ज पूरा बिखरा पड़ा है, अब उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालो कि हाफ इलेक्ट्रॉन निकालो, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब उसके रेस्पेक्ट में, बड़ी बॉडी के रेस्पेक्ट में ये जो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हाफ इलेक्ट्रॉन 3/2 इलेक्ट्रॉन ये सब नेग्लिजिबल है। इसीलिए यही रीजन है कि आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि लार्ज साइज बॉडी है, चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसमें 2-4 इलेक्ट्रॉन के ऐड सब्ट्रैक्ट करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर चार्ज की वैल्यू कम होगी, पॉइंट चार्ज होगा, उसको फर्क पड़ेगा। यही रीजन है इस क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन में
सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया, ये क्वेश्चन नंबर 1.5 है, व्हेन अ ग्लास इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ, ठीक है, एक ग्लास रॉड को रब किया गया, रगड़ा गया सिल्क क्लॉथ के साथ, चार्जेस अपीयर्स ऑन बोथ, दोनों पे चार्ज आ जाएगा। रब करोगे है ना, फ्रिक्शन होगा, चार्ज आ जाएगा। आपको हमने बताया था चार्ज किस तरह से अपीयर होता है, आपको हमने बताया था रबिंग यानी कि फ्रिक्शन बताया था, आपको हमने इंडक्शन बताया था, हमने कंडक्शन बताया था। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, वहां पे एक दूसरे पे ट्रांसफर हो रहा है। तो अ सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विथ मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज, दो बॉडी को आपने से रब किया, चार्ज एक दूसरे से ऊपर क्या ट्रांसफर होगा। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो इसको ऐसे समझो, ये है हमारे पास है मान लो एक ग्लास रॉड, ये हमारे पास में एक ग्लास रॉड है और इसे हमने सिल्क क्लॉथ के साथ, ये हमारे पास में सिल्क क्लॉथ है, ये शुरू का कंडीशन है, ठीक है। ग्लास रॉड को रब किया गया सिल्क क्लॉथ के साथ। आप इनिशियल चार्ज शुरू में तो समझिएगा, ये मान लीजिए ग्लास रॉड है, ये मान लीजिए कि सिल्क क्लॉथ है। तो जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ आपने भी रगड़ा नहीं है, शुरू का कंडीशन सोचो, तो यहाँ पे जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन इसमें भी होगा, और जितना प्रोटॉन जितना इलेक्ट्रॉन इसमें भी होगा। यानी शुरू में हर बॉडी क्या होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, जीरो चार्ज नहीं बोल सकते, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके नेट चार्ज जीरो। यानी शुरू में मान लो इसने टच नहीं किया है इसको, शुरू में अगर देखा जाए तो ग्लास रॉड पे भी चार्ज कितना है, जीरो, ए बॉडी, और इस पे भी क्या है, जीरो, जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें उतना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर। तो ए का चार्ज भी जीरो, बी का चार्ज भी जीरो, तो इस सिस्टम का चार्ज नेट चार्ज कितना हो गया, देखिए तो शुरू में नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो, ठीक। अब इन दोनों को रब करते हैं, अब क्या करते हैं, आफ्टर रबिंग दोनों को हमने रब किया, समझना अच्छे से, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी। अब ए और बी के साथ क्या होगा, तो देखो ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ जब रगड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, चार्ज अपीयर होगा। ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन दे देगा सिल्क क्लॉथ को, तो सिल्क क्लॉथ जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ग्लास रॉड जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सिंपल सा फेनोमेना, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ना रब करने के समय, तो जहां से इलेक्ट्रॉन गया वो पॉजिटिव और जहां आया वो नेगेटिव। तो आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि इसने दो इलेक्ट्रॉन इसको दिया, सपोज दो इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके पास हो जाएगा -2e, दो इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, ठीक है, चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू बराबर है नहीं -2e, इलेक्ट्रॉन दिया है माइनस। अब इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन इसके अंदर एक्सेस हो गया, ज्यादा हो गया। पहले तो बराबर था, जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था, जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था इसमें भी, लेकिन इसने दो इलेक्ट्रॉन जब इसको दिया होगा दो, तो इसके यहाँ प्रोटॉन ज्यादा हो गया, दो प्रोटॉन अब ज्यादा हो गया, यानी इसके क्या आ गया +2e, और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया यानी -2e। लेकिन आप देखिए तो जरा सिस्टम ए और बी पे नेट चार्ज कितना है, फिर से देखिए जरा, क्यू नेट -2e + e, फिर से क्या आया, जीरो। यानी रब करने के बाद भी, चार्ज का ट्रांसफर होने के बाद भी नेट चार्ज का वैल्यू क्या रह गया, जीरो। यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो फॉलो हो रहा है। वही लिखा हुआ है, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है अगर बाहर से कोई चार्ज आइडिया सब्सट्रैक्ट न किया जा रहा हो तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज बराबर रहता है, जितना चार्ज इनिशियल उतना ही चार्ज फाइनल। वजह यह थी जितना इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उतना ही इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। यही इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, आप इसे नोट कर सकते हैं, आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद करना, इसे नोट कर लो। देखिए इतना करने के बाद अब कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा एनसीईआरटी बुक से ही। आपको हम क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं और आप कोशिश करना उसको सॉल्व करने का। जो भी कंसेप्ट अभी तक बताया गया है उससे वो सॉल्व जरूर होगा। जिनके पास बुक नहीं है वो लोग बुक डाउनलोड कर लेना एनसीईआरटी की। एग्जाम्पल नंबर 1.8 बनाना भी आपसे बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 1.8 बनाना, एग्जाम्पल नंबर 1.9 बनाना। ये डाइपोल का क्वेश्चन है, डाइपोल आपने पढ़ा होगा, डाइपोल वाला क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व होगा। उसके अलावा एक्सरसाइज में आप आ जाइए। तो एक्सरसाइज में ये एग्जाम्पल था सारा एनसीईआरटी का। एक्सरसाइज में
क्वेश्चन नंबर ट्राई कर लेना, जिन्होंने बनाया है ठीक है, जिन्होंने नहीं बनाया वो 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 मैंने कल बता दिया था। आप क्वेश्चन नंबर 1.16 तक कीजिएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिएगा जरूर, 1.25 ये एडिशनल का क्वेश्चन, एडिशनल, और 1.26। देखिए 1.25 जो है, क्वेश्चन नंबर 1.25 जो है वो जो भी हमने आपको बताया था, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रख के फोर्स लगने वाला कंसेप्ट, उससे ये सॉल्व होगा 1.25। और 1.26 जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो हमने आपको बताई थी कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, प्लस से निकलती है यानी ओरिजिनेट होती है, माइनस में जाकर के टर्मिनेट होती है। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव में नहीं जा सकती, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा किसी कंडक्टर पर, कंडक्टिंग प्लेट पर अलॉन्ग नॉर्मल होती है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को दिमाग में रख करके क्वेश्चन नंबर 1.26 सॉल्व कीजिएगा। इतना जब कर लेना तो करने के बाद आप लोग हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, और इसके बाद अब हम लोग आगे की पढ़ाई को लेकर के थोड़ी बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग कैसे चल रहा है आगे। देखिए लास्ट क्लास हमने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था, गॉस लॉ पढ़ाया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने पढ़ाया था तो ये नहीं समझना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट हो गया या गॉस लॉ खत्म हो गया, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन हुआ है। किसी ने शायद मैसेज करके पूछा भी था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फिर से बता दीजिए, तो हम एक काम करते हैं, जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझाएंगे, मतलब समरी दे देंगे उसका, और गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे, तो गॉस लॉ और गॉसियन सरफेस क्लियर होगा। इसलिए क्योंकि अभी आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, 2D सरफेस क्या होता है, 3D सरफेस क्या होता है, गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज में कैसे कैलकुलेट होगा, ओपन सरफेस रहेगा तो कैसे कैलकुलेट होगा। यानी जब तक हम लोग न्यूमेरिकल पे नहीं आएंगे वो चीज क्लियर नहीं होगी। तो कुल मिला के अगले लेक्चर से हमें 2 टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करना। वो टॉपिक हम लिख देते हैं, आपको अगर फुर्सत मिले तो वो टॉपिक भी देखिएगा। पहला तो है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये होगा मेरा अगला टॉपिक। यानी जब चार्ज पॉइंट चार्ज ना हो, अभी तक जो हम लोग डील कर रहे थे पॉइंट चार्ज से डील कर रहे थे, चार्ज का वैल्यू बहुत कम हो रहा था, लेकिन अब चार्ज फैलेगा किसी रॉड पे, किसी शीट पे, किसी स्फीयर के अंदर, तो पहले हमें पढ़ना होगा टॉपिक कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर 11 को लेकर के टॉपिक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। आपके बुक में लास्ट में दिया होगा चैप्टर नंबर 1, बहुत सारे एप्लीकेशन है, न्यूमेरिकल के ही फॉर्म में हम सारे एप्लीकेशन को कर डालेंगे। इसलिए हमने कहा था कि अब हमारा रास्ता जो है वो पूरी तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड हो चुका है। तो आज जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं उसे आप अच्छी तरह से कीजिए। इन सारे क्वेश्चन जो भी दिए गए होमवर्क में उसे करना है। और आगे का रास्ता क्या है, तो आगे हम लोग को पूरी तरह से अब चलना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ कॉन्सेप्ट हम एक बार फिर से अगले लेक्चर में बताएंगे और आपको लेकर के आगे बढ़ेंगे। आपको करना यह है कि सारे लेक्चर्स की बात आपको हमेशा याद रखनी है। याद नहीं रखोगे तो फिर कॉन्सेप्ट मिसमैच हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो लगातार आप बने रहिए और आप लगातार वीडियोस को देखते रहो रेगुलरली। कुछ भूल गए तो फिर दोबारा देख लिए, फिर से आ गया दिमाग में, फिर आगे क्वेश्चन करने में आसानी। आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए ओवर।